अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में जो हम फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 गैसेस, उसमें हम लोगों ने लास्ट अपना लेक्चर पढ़ा था कि हम लोग गैस लॉज को वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे हम केएमटी बोलते हैं। हम केएमटी की मदद से हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में वेरीफाई किया था दो लॉज को, जिसमें एक था बॉयल्स लॉ और जो सेकंड था बच्चों वो हमारा था चार्ल्स लॉ। और आज हम लोग वेरीफाई करने लगे हैं अपने थर्ड लॉ को, जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। आज हम एवोगैड्रोस लॉ को बच्चों वेरीफाई करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से, और इसके अलावा हम लोग आज वेरीफाई करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डफियर। तो बेसिकली आज हमारा यही सिर्फ इतना सा काम है। हम लोग आपको मैं आपको एवोगैड्रोस और ग्राहम्स दोनों लॉ बच्चों क्या करके देने लगा हूँ वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसा कि मैंने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी मैं कोई लॉ वेरीफाई करने लगता हूँ तो मैं दो बातों को याद रखता हूँ कि एक जिस चीज़ को मैं वेरीफाई करने लगा हूँ वो क्या है, और दूसरा मैं किस चीज़ की मदद से उसे वेरीफाई कर रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें जब मुझे आती हैं तो फिर मेरे लिए आसानी होती है उसको वेरीफाई करना। बच्चों, अगर आप एवोगैड्रोस को वेरीफाई करना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एवोगैड्रोस क्या कहता है। मैं ज़रा आपको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग चैप्टर 1 में भी पहले पढ़ चुके हो और इसी चैप्टर में ऑलरेडी आप जानते हो। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि जब आपके पास दो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं और उनका वॉल्यूम सेम होता है, उनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है सेम, तो फिर लाजमी है कि उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए सेम। जब दो डिफरेंट गैसेस के ऊपर, गौर से सुनो मेरी बात, ये एवोगैड्रोस कहता है, मैं नहीं कह रहा। एवोगैड्रोस कहता है कि जब आपके पास दो डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनका वॉल्यूम सेम होता है, उनके ऊपर सेम टेम्परेचर प्रेशर होता है, तो फिर लाजमी है कि उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे सेम। मींस according to Avogadro's, two different gases that have same volume at a same temperature and pressure must have same number of molecules। तो बच्चों ये एवोगैड्रोस कहता है। तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी बात को लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू, यहां से बच्चों आप लिखो, आप अकॉर्डिंग टू Avogadro's two different gases which have same volume at a same temperature and pressure must have same number of molecules। बच्चों मैं आपको यही बात साबित करके दूंगा। दो डिफरेंट गैसेस लूंगा, उनके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर क्या रखूंगा सेम। तो बच्चों याद रखना, उनका वॉल्यूम सेम था तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या साबित कर दूंगा सेम। एक बात तो हमें पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। दो डिफरेंट गैसेस के पास जिनका वॉल्यूम भी सेम है, जिनके ऊपर टेम्परेचर भी सेम है,
जिसके ऊपर प्रेशर भी सेम है, हम लोग उसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेरीफाई करके देंगे। अगले पॉइंट पे आओ, किस चीज की मदद से वेरीफाई करके देना है? विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो चलें जी, मैं अब अगले पॉइंट पे लिखता हूं, जानने लगा हूं कि हम लोग किससे मदद ले रहे हैं जी, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो हम यहां लिखेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू बेसिकली आपका काम यहां से शुरू हो रहा है, आपकी बुक वाला यहां से बात करता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए और आप ये लिखा करो, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या होती है जी काइनेटिक गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc का स्क्वायर बार। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये वाली इक्वेशन आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी ना हो। बच्चों मैं इसी इक्वेशन को पहले लिखूंगा गैस 1 के लिए, फिर इसी इक्वेशन को लिखूंगा गैस 2 के लिए। देखो कैसे, यहां मैं लिखता हूं फॉर गैस 1। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन जाती है? PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 का स्क्वायर बार। कुछ बच्चे ना परेशान होते हैं कि भाई सर इस M1 बोलते हैं, इसको N1 बोलते हैं, उसको C1 बोलते हैं, इस P को P1 V1 क्यों नहीं बोला? बच्चों हम इसको P1 V1 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, मीन दोनों गैसेस के लिए सेम है, उनका वॉल्यूम भी दोनों गैसेस का सेम है, तो लिहाजा उसको P1 V1 बोलना नहीं है। प्रेशर यहाँ सेम रहेगा दोनों गैसेस के लिए और वॉल्यूम भी दोनों गैसेस के लिए क्या है बच्चों? सेम, इसलिए इसको नीचे। चले जी, ये इक्वेशन नंबर हम बच्चों इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखता हूं फॉर गैस 2, फॉर गैस 2। तो बच्चों यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 का स्क्वायर बार। कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अगेन सुन लो, मैंने इसको P2 नहीं बोला, V2 नहीं बोला, क्योंकि PV तो हमेशा हमारे पास इधर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम भी हमारा दोनों केसेस में क्या है? सेम कांस्टेंट। लिहाजा इसको नहीं छेड़, इसको छेड़ दिया है कि जो गैस 2 है उसके जो मास है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स का मास है वो क्या है? M2। उसके बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? N2। और जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या है? C2 का स्क्वायर बार। तो इसको तो मैंने चेंज कर दिया। अब बच्चों देखो, मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने लगा हूं। कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अदरवाइज बच्चों देखो, मेरे पास मैंने अभी आपको बोला था कि हमारे पास दोनों गैसेस के लिए जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो क्या है? सेम। अगर ये साइड सेम है तो मैथ वाले कहते हैं ये भी इस साइड एक दूसरे के क्या हो सकती है? इक्वल। तो हम यहां लिखेंगे कि एट सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? इक्वल। और आपके पास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? 1/3
M1 N1 C1 का स्क्वायर बार बच्चों, और 1/3 M2 N2 C का स्क्वायर बार। ओके बच्चों, मैं 1/3 को 1/3 से कैंसिल कर रहा हूं, तो देखो बाकी मेरे पास क्या बचा जी, M1 N1 C1 का स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 N2 C2 का स्क्वायर बार। ओके जी, आधे से ज्यादा काम हो गया। अब हम आधे से थोड़ा जो काम रह गया उसको करते हैं। बच्चों हमारे पास मैंने शुरू में बताया था कि टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर ये कंफर्म है कि दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों केसेस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर सेम है, तो फिर ये श्योर है कि दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम। तो बच्चों आप यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखोगे, आप कहोगे सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 2। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। इसका मतलब है इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक गैस के मॉलिक्यूल्स की 1/2 M1 C1 का स्क्वायर बार। बच्चों इधर 1/2 गैस 2 के लिए क्या लिखी जाएगी, M2 C2 का स्क्वायर बार। एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर। ये देखो 1/2 से कैंसिल हो गया। अच्छा मैं इस इक्वेशन को ना, ये वाली इस इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 जो ऊपर हमने बनाई। अब बच्चों देखो बाकी क्या बच गया, यहाँ M1 C1 का स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 C2 का स्क्वायर बार। ओके बच्चों, मैं इसको बोलने लगा हूं इक्वेशन नंबर 3। हमारा काम खत्म हो गया, बस लास्ट स्टेप। अब आपने कहना है सर हम इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, इक्वेशन इक्वेशन नंबर ये आपकी है 4। हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, इक्वेशन 3 पे। तो मेरे पास क्या है जी, डिवाइड इक्वेशन 3 ऑन इक्वेशन 4। देखो बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगी, M1, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास, M1 N1 C1 का स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 N2 C2 का स्क्वायर बार। मैं इस इक्वेशन 3 के ऊपर डिवाइड करने लगा हूं इसको, इक्वेशन 4 को। तो मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन 4 M1 C1 का स्क्वायर बार M2 C2 का स्क्वायर बार। बच्चों आपको नजर आ रहा है कि C2 के साथ C2 कैंसिल हो जाएगा, M2 के साथ M2 कैंसिल हो जाएगा, M1 के साथ M1, C1 के साथ C1, और बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, N1 इज इक्वल टू N2।
और बच्चों यही हम क्या करना चाहते थे, प्रूव। आप यहाँ लिख दोगे, जब ये प्रूव हो जाता है तो एक दफा ना हम खुश हो जाते हैं कि वाकईतन वो सही कहता था। प्रूव, चलें, ठीक हो गया। मीन्स दो डिफरेंट गैसेस थी, लेकिन उन दो डिफरेंट गैसेस के ऊपर बच्चों जो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों केसेस में क्या है, सेम। जब उसके ऊपर टेम्परेचर भी क्या था, सेम। जब उसके ऊपर प्रेशर क्या था, सेम। जब उसका वॉल्यूम क्या था, सेम। और यही कौन बोलता था, एवोगैड्रोस लॉ, के जब हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस जिनका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है, सेम, तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बच्चों क्या होते हैं, सेम। और इसी बात को हमने मैथमेटिकली वेरीफाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, या विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलें जी, हमारा एक काम कंप्लीट हुआ, हमने एवोगैड्रोस को वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करते हैं ग्राहम्स को with the help of this equation। तो चलें जी वेरीफाई करते हैं। देख लो, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चलें, ग्राहम्स को वेरीफाई करने के लिए सेम बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ग्राहम्स क्या कहता था। ग्राहम्स कहता था कि जब हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं तो गैस का जो रेट होता है डिफ्यूजन और एफियन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डेंसिटी के। मींस जब डेंसिटी उसकी क्या होती है, ज्यादा गैसेस की, तो बच्चों उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफियन होता है वो क्या होता है, कम। मींस वो कहता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। इसी बात को मैं प्रूव करके दूंगा with the help of KMT। तो चलते हैं, लिखते हैं जी, हम वेरीफाई करने लगे हैं ग्राहम्स को। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। चलें, हम लिखते हैं, हम कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू, ये बहुत इजी है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या है जी इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc का स्क्वायर बार। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है बच्चों। याद रखना, अगर आपके पास कोई गैस 1 मोल हो तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर आपके पास एक गैस है जो कि क्या है, 1 मोल है, मैं आपसे पूछूं वहां कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहोगे एवोगैड्रोस के इक्वल होंगे। तो हम यहां लिखते हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस आप कहोगे n इज इक्वल टू हो गया एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब है मैं इस n की जगह क्या पुट कर सकता हूं, एवोगैड्रोस को। तो मेरे पास इक्वेशन नई क्या बन जाएगी बच्चों, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m n a c का स्क्वायर। बस एक पॉइंट और बस फिर हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम फ्लो में आ जाएंगे। बच्चों याद रखना,
ये जो MnA है, M बोलते हैं mass ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस के मॉलिक्यूल का जो mass होता है उसको इस छोटे m से डिनोट करते हैं। n ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और ये जो दोनों होते हैं ये इक्वल टू होते हैं किसी भी गैस के मोलर मास के। तो बच्चों याद रख लेना, आज मोलर मास इज इक्वल टू होता है किसकी, MnA के। मीन एक गैस का मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये इक्वल टू होता है गैस के मोलर मास के। मींस ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, मोलर मास ऑफ अ गैस। तो बच्चों याद रखना, मैं इसकी जगह इस M कैपिटल को भी पुट कर सकता हूं। तो मैं पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV is equal to 1/3, PV is equal to 1/3 MC का स्क्वायर बार। बच्चों मैं एक काम करने लगा हूं, ये देखो ये C इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये जो M है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या, मैं चलो स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा 3PV is equal to MC का स्क्वायर बार। M यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, C का स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3PV ओवर M। कोई परेशानी तो नहीं ना, ओके। देखो बच्चों B यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या इक्वेशन बनेगी, C का स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3P ओवर MV। हम लोग जानते हैं कि मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी के। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, D इज इक्वल टू M ओवर V। इसका मतलब है मैं इस पूरी की जगह क्या पुट कर सकता हूं, D। इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, C का स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3P ओवर D। अब हम लिखते हैं, हम कहते हैं जी हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेने लगे। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूं तो बच्चों क्या मेरे पास बनेगा, C का स्क्वायर बार अंडर रूट इज इक्वल टू 3P ओवर D का अंडर। बस कि मैं अब एक लास्ट पॉइंट लिखने लगा और ये बात हमारी वेरीफाई हो जाएगी। बच्चों याद रखना, ये जो C का स्क्वायर बार का अंडर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। बच्चों हमारे पास जो गैसेस का रेट होता है और ये उसका जो स्क्वायर रूट होता है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद रखना कि स्क्वायर रूट is directly proportional to her rate of diffusion or effusion of a gas। इसका मतलब है इसकी जगह अगर आप रेट ये लिख दो तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू नहीं है तो मैं उसकी जगह पुट करूं तो मैं उस इक्वेशन को फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 3P ओवर D। बच्चों याद रखना, ग्राहम्स कहता था कि गैस का जो रेट होता है वो उसकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शर्त यह है कि उस वक्त टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू ग्राहम्स कांस्टेंट। इसको ग्राहम्स ने कांस्टेंट बोला हुआ है।
अगर ये कांस्टेंट है और बच्चों ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शन, ये इक्वल का साइन, ये तीन पहले से कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आर प्रोपोर्शनैलिटी 1/d का अंडर। ये देखो, ये मैंने ये सारे कांस्टेंट, ये इक्वल को खत्म करके क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी। और यही बच्चों क्या बोलता था ग्राहम्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। और यही बात हमने प्रूव कर ली है with the help of KMT। हम यहाँ लिख देंगे जी प्रूफ। और बच्चों यही हमारा आज का काम था। मैंने हर चीज एक एक पॉइंट क्लियर करके उसको लिखा है, खोल के ओपन करके। मैंने कहा आपको क्लियर समझ आ जाए, आप इसको राइट डाउन करो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।